हेलो एवरीवन। तो मार्च मंथ का 2025 का हम लोग करंट अफेयर्स पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 1-2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 1-2 में हमने ऑलमोस्ट 7-8 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चारों टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, ये आने वाला जो भी APSC प्रीलिम्स है और UPSC प्रीलिम्स है उसके लिए हाईली इंपॉर्टेंट ये चारों टॉपिक है। ठीक है, मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स के लिए भी ये चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स कवर दिस ऑल। पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, हर साल हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है तो उसके बारे में है। सेकंड जो है उसको बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी एंड की अमेंडमेंट इन द फाइनेंस बिल, ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है टुवर्ड्स बेटर टीबी कंट्रोल एंड वर्ल्ड टीबी डे 2025, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर है, टीबी मतलब टेलीविजन नहीं है। और फोर्थ टॉपिक जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर है। तो ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में आएगा, ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, ये मेंस वाले टॉपिक्स हो गए। और प्रीलिम्स के लिए तो चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। तो पहला हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है एक तरह से डेवलपमेंट का मेजरमेंट करता है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, वहाँ के लोग कितने हैप्पी हैं। और जब भी ये हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होता है, इंडिया का रैंक इसमें खराब ही होता है। और इंडिया का रैंक इस साल भी खराब है, बट पिछले साल से कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रैंक्स फिनलैंड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 8th consecutive ईयर। 8th consecutive ईयर, हर साल से लगातार 8 साल से फर्स्ट रैंक पे कौन आ रहा है? फिनलैंड। तो आपको फर्स्ट रैंक हमेशा याद रखना होता है प्रीलिम्स के लिए, और साथ साथ में रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन गैलुप सर्वे एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो जो भी रैंकिंग इसने बनाया है वो इनके डेटा पे ये रैंकिंग बेस्ड है। तो ये रैंकिंग निकालने वाले और ये रैंकिंग्स के लिए डेटा प्रोवाइड करने वाले, ये दोनों ही प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मेथडोलॉजी क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाने का? बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गैलुप वर्ल्ड पोल वेयर people rate their life on a 0 to 10 scale using the Cantril ladder मेथड की डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो गैलुप वर्ल्ड पोल है, वर्ल्ड पोल में लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ को रेट करते हैं कि 0 से 10 के बीच में उनकी लाइफ कैसी चल रही है। तो फॉर एग्जांपल फिनलैंड के मैक्सिमम लोगों ने 9-9, 8-8, 10-10 ऐसे रिपोर्ट किया होगा कि लाइफ मस्त चल रही है, सब चकाचक है। तो फिर फिनलैंड जो है बेटर कर रहा है। इंडिया वालों से पूछ लो कि लाइफ कैसी चल रही है, तो हर कोई अपना दुख सुनाने लग जाता है कि लाइफ बहुत खराब चल रहा है। तो उस रैंकिंग के बेसिस पे ये इवैल्यूएशन होता है। 3 साल के एवरेज लिया जाता है। 2025 की रैंकिंग में 2022 से लेके 24 तक के डेटा का एवरेज लिया गया है। और जब ये 0 से 10 स्केल यूज किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? किसी हर कंट्री का GDP पर कैपिटा देखा जाता है, पर पर्सन कंट्री का GDP कितना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? फॉर एग्जांपल जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स के अराउंड है, इंडिया में 69 ईयर्स है ना। अफ्रीकन कंट्रीज में और कम होगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली हैप्पीनेस बताता है। सोशल सपोर्ट कितना है, सोसाइटी सपोर्ट दे रही है कि नहीं, पेंशन वगैरह, इंश्योरेंस, ये सोशल सपोर्ट में आ जाएगा। परसीव्ड फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, आप लाइफ चॉइस को मेक करने के लिए कितना फ्री हो, है ना। 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, तो आप जो बनना चाहते हो वो बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे हो। ठीक है, जेनरोसिटी की कितना आराम से भीख भीख मिल जाता है। ठीक है, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। करप्शन का परसेप्शन लोगों के मन में क्या है, ये सारी चीजें कंसीडर किया जाता है। किसी को ऐसा बहुत पॉइंट्स नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखते हैं तो अगर हम बाकी डेवलपमेंट या कुछ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो सबको वेटेज असाइन होता है। यहाँ वेटेज जैसी कोई बात नहीं है, सब्जेक्टिविटी पे ही ऑब्जेक्टिविटी को दिखाया जाता है। की हाइलाइट्स क्या रहा रिपोर्ट का? नॉर्डिक कंट्री का डोमिनेंस है ना, फिनलैंड नंबर 1, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, हमेशा से यही कंट्रीज टॉप में आती हैं। टॉप 10 में
इस बार कोस्टा रिका 6th पे है। कोस्टा रिका, ये एक बहुत अच्छी बात है, 6 पे है। मैक्सिको 10th पे है, मेड इट टू द टॉप 10 फॉर द फर्स्ट टाइम। इजराइल 8th पे है, भले ही वहां वॉर चल रही है हमास के साथ, इजराइल के लोग खुश हैं, है ना। तो हैप्पीनेस इंडेक्स हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है। हैप्पीनेस का डिटरमिनेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ के बियॉन्ड जायज है, ट्रस्ट है, सोशल कनेक्शंस लोग कितना एंजॉय कर पाते हैं, सपोर्ट नेटवर्क कितना है, ये सारा चीज जो है ये आपको हैप्पीनेस में वर्क करता है। हाउस होल्ड साइज, घरों का साइज कैसा है, फैमिलीज विथ 4 to 5 मेंबर रिपोर्ट द हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल। क्योंकि 4 to 5 एक ओवर साइज फैमिली भी नहीं है जहां पे आप बहुत बर्डन फील करते हो। 4 to 5 की फैमिली में आप इमोशनल सपोर्ट भी इंजॉय करते हो और पर्सनल फ्रीडम भी इंजॉय करते हो। जो हम फैमिली मेंबर्स 10-12 होते हैं, फिर वहां पर्सनल फ्रीडम आप इंजॉय नहीं कर पाते हो या कम कर पाते हो। 1-2 फैमिली मेंबर में आप आइसोलेशन फील करने लगते हो। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। मेंस में भी इन चीजों का यूज जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में किया जा सकता है। बिलीफ इन काइंडनेस, तो ये सारी चीजें जो हाईलाइट्स हैं, एक एक पॉइंट ध्यान रखने का जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनाइटेड नेशन का रैंक ड्रॉप हो गया, 24 पे आ गया, पहले 11th पे था। यूनाइटेड किंगडम का भी रैंक क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। लीस्ट अनहैप्पी कंट्री में अफगानिस्तान है। ऑब्वियसली वहाँ के जो विमेन है वो अनहैप्पीएस्ट है, एक्सट्रीम हार्डशिप फेस करना पड़ता है उनको। सियरा लियोन और लेबनान भी पुअर में आते हैं, पीछे की तरफ। ग्लोबल सोशल सपोर्ट डिक्लाइन कर गया है। 19% ऑफ यंग एडल्ट रिपोर्टेड हैविंग नो वन टू रिलाई ऑन। 19% यंग एडल्ट ने बताया कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ इन कंट्रीज की बात नहीं हो रही, ओवरऑल जो पोल हुआ है कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिन पे वो भरोसा कर सके, जिन पे वो जब भी ज़रूरत है उनसे बात कर सकें, जब भी ज़रूरत है उनसे इमोशनल सपोर्ट और किसी तरह का सपोर्ट ले सकें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हैप्पीनेस स्कोर में इंडिया का स्कोर जो है, इंडिया के स्कोर से बेटर पाकिस्तान का स्कोर है, नेपाल का स्कोर है। ठीक है, तो हैप्पीनेस एक परसीव्ड चीज़ होती है। इंडिया की रैंकिंग जरूर इंप्रूव हुई है। इंडिया की रैंकिंग पहले 126 थी, अभी क्या है 118। तो रैंकिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। स्कोर भी इंक्रीज हुआ है। इंडिया का हैप्पीनेस स्कोर रोज फ्रॉम 4.054 टू 4.389 ऑन ए स्केल ऑफ 10। 10 के स्केल पे हमारा रेटिंग क्या है? 4.389। और भी इंडिकेटर्स हैं, है ना, सब इंडिकेटर्स, डोनेशंस का, वॉलंटियरिंग का, हेल्पिंग स्ट्रेंजर का, वॉलेट रिटर्न प्रोबेबिलिटी कि अगर आपका वॉलेट खो जाता है तो रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वापस आपके पास आएगा। ठीक है, 115th बाय नेबर, 86 बाय स्ट्रेंजर, 93rd बाय पुलिस। ये सब इंडिया की रैंकिंग चल रही है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं है, बट सोचो ये सब भी चीजें काउंट होती है कि हैप्पीनेस में। फिनलैंड में किसी का वॉलेट खो जाता होगा, वापस आ जाता होगा, उसमें देखते होंगे आधार कार्ड किसका है, मतलब वहां पे जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंपैरिजन विथ नेबर्स, इंडिया रैंक बिलो नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन एंड पैलेस्टीन इन ओवरऑल हैप्पीनेस। सोच के देखो, ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज इन इंडियाज रैंकिंग क्या है? पाकिस्तान से भी लोअर है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारा हाई है, हेल्थ इंडिकेटर भी हमारा हाई है। करप्शन परसेप्शन, इंडिया रैंक 96 इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, मच बेटर देन पाकिस्तान जिसका रैंक कितना था? 135 करप्शन परसेप्शन में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में वो भी पूछा जाता है, तो इसका रैंकिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंडिया वाला रैंकिंग। तो कंक्लूजन की खास बात है नहीं, है ना। कंक्लूजन ये है कि इंडिया का रैंकिंग खराब है, बट खराब इसलिए नहीं है कि इंडिया खराब परफॉर्म कर रहा है। खराब इसलिए भी है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर्वेज होते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव। टॉपिक टू भी जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। किसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए। एबॉलिशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी एंड की अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस बिल। तो पहले हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी की बात कर लेते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? एक तरह का टैरिफ है, एक तरह का टैक्स है, एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। इक्वलाइजेशन लेवी जो कौन देता है? जो आपको कंपनीज देती हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो किसको देंगी? वो इंडियन गवर्नमेंट को देंगी। 6% इक्वलाइजेशन लेवी वो दे रही हैं। गूगल हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
फेसबुक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ऐड चलाया है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन, तो आपको दूसरी कंपनीज का ऐड दिखेगा। तो उन्होंने गूगल को क्या दिया हुआ है? पैसा दिया हुआ है। तो अगर आपको दूसरी कंपनी ने गूगल को पैसा दिया हुआ है तो उस पैसे में से 6% डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उस चीज को क्या बोलते हैं? इक्वलाइजेशन लेवी। समझ में आई बात? अदरवाइज तो वो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो यूएस में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, तो प्रॉफिट वहां जा रहा है। तो वैसा कुछ नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली उन पे क्या लगता है? इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। द गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज्ड द एबॉलिशन ऑफ 6% इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एज पार्ट ऑफ द 59 अमेंडमेंट। तो फाइनेंस बिल में बहुत सारा अमेंडमेंट होने वाला है। फाइनेंस बिल क्या है आगे समझते हैं, बट उसमें इक्वलाइजेशन लेवी को गवर्नमेंट क्या कर रही है? एबॉलिश कर रही है। समझ में आई बात? तो इक्वलाइजेशन लेवी किस पे लगा हुआ है? गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पे जिसपे ऐड चलता है, मेटा पे, फेसबुक पे। ठीक बात है। अब ये क्यों हटाया जा रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि ट्रम्प गवर्नमेंट जो है, यूएसए की गवर्नमेंट ने इंडिया पे प्रेशर डाला है कि इंडियन गुड्स पे भी वो लोग बहुत सारा टैरिफ बढ़ा रहे हैं और भी टैरिफ नहीं बढ़ा है। उस वजह से ये इक्वलाइजेशन लेवी को हटाया जा रहा है, एबॉलिश किया जा रहा है। This move, seen as a response to the international pressure, particularly from the United States, aims to prevent reciprocal tariffs set to be introduced by the US from April 2. Equalization levy समझ में आ गया? कैसा टैक्स है? डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, levied on online transaction made to non-resident or consideration received by a non-resident for specific services. This tax is not a part of the Income Tax Act of India, but was introduced by the Finance Act. देखो, जब बजट पास होता है या जब आप एक्ट्स पढ़ते हो, जब आप बिल्स पढ़ते हो, तो बहुत सारे के बिल होते हैं, है ना। बिल्स में कौन कौन से तरह के बिल होते हैं? फाइनेंशियल बिल पार्ट टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, मनी बिल, फाइनेंस बिल। समझ में आ रही है बात? तो ये फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल होते हैं उनको जब पास होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? फाइनेंस एक्ट बन जाते हैं। ठीक है, टैक्स वैक्स को इंट्रोड्यूस करना, लगाना, ये सब फाइनेंस एक्ट के थ्रू हो जाता है। तो दिस टैक्स जो है पहले से इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में नहीं मेंशन है, बट अलग से फाइनेंस एक्ट से इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या क्या सर्विस पे? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। जो भी लोग देख रहे हो, अभी गूगल करके देखो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन, फिर देखो कौन सी कोचिंग का नाम आता है ना। ठीक है। प्रोवाइड डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, any other service notified by the central government on this behalf. India had already removed a 2% EL on e-commerce transaction. पहले 2% इक्वलाइजेशन लेवी किस पे था? ई-कॉमर्स के ट्रांजैक्शन पे भी लगाया हुआ था, जिसको 2024 में गवर्नमेंट ने हटा दिया। तब भी इसको मैंने कवर किया था, बताया था। बट द 6% जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे था वो अभी तक है, वो अब हट रहा है ना। ई कॉमर्स समझते हो ना, कुछ भी आप अमेजन से गुड्स वुड्स खरीद रहे हो वो क्या है? ई कॉमर्स है। तो जो भी पैसा उनको जा रहा है 2% ले लिया जाता था, तो अब वो 2% हट गया था, अब ये 6% भी हट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, इक्वलाइजेशन लेवी कैसे वर्क करता है? मिस्टर यश, अ रेसिडेंट इन इंडिया, एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विथ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कौन कौन से हैं? गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजन। तो इनके पास जो वो बिजनेस दे रहे हैं, है ना, ई कॉमर्स, अमेजन से क्या हो रहा है? ई कॉमर्स। फेसबुक से क्या हो रहा है? एडवर्टाइजिंग। गूगल से क्या हो रहा है? एडवर्टाइजिंग या क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो उसको जो पैसा देंगे वहां से इनसे पैसा डिडक्ट होगा, उसको क्या बोलोगे? इक्वलाइजेशन लेवी। द गवर्नमेंट इम्पोज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक। तो क्या अभी इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है? नहीं, अभी हटाया जा रहा है। समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों हटाया जा रहा है? तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे सीधे सीधे यूएस के साथ ट्रेड रिटेलिएशन नहीं हो जाए। यूएस जो है ऐसा धमकी दे रहा है इंडियन टेक्सटाइल, स्टील, आईटी सब पे और टैक्स बढ़ा नहीं दे, तो यूएस का प्रेशर बहुत है हटाने के ऊपर। अब हटाया जाएगा तो उससे हमें कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल। इंडिया मूव्स क्लोजर टू ओईसीडी ग्लोबल टैक्स अग्रीमेंट। ओईसीडी जो है, ओईसीडी का जो ग्लोबल टैक्स अग्रीमेंट है, इंडिया उसके क्या चला जाएगा? क्लोजर। ओईसीडी एक ग्लोबल बॉडी है। ग्लोबल बॉडी जो है
जो किसके लिए काम करती है, जो काम करती है पूरे वर्ल्ड में टैक्स रेट्स को एक तरह से यूनिफॉर्म करने के लिए काम करती है, और भी फाइनेंशियल काम करती है। इसमें बहुत सारी जो कंट्रीज हैं OECD का मेंबर हैं, जो खासकर इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई थी। तो OECD का जो ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट है, इंडिया उसके आसपास सिमिलरली पहुंच जाएगा, ये फायदा होगा। डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, जब एडवर्टीजमेंट से फीस हट जाएगा तो उससे ग्रोथ बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथेंस इंडियाज ग्लोबल ट्रेड पोजीशन, इंडिया प्रेजेंट इटसेल्फ एज ए बिजनेस फ्रेंडली नेशन अट्रैक्टिंग मोर ग्लोबल कंपनीज, ठीक है, तो बिजनेस फ्रेंडली नेशन हो जाएगा। लोकल डिजिटल इनोवेशन जो होगा वो डिजिटल स्टार्टअप्स बढ़ने लग जाएंगे। कंसर्न्स क्या है, अगर इक्वलाइजेशन लेवी हटाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए पैसा कम हो जाएगा, सबसे बड़ी बात, पैसे को कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। टैक्स इवेजन का चांसेस थोड़ा बढ़ सकता है ना, और ज्यादा। प्रेशर टू इम्प्लीमेंट अ ग्लोबल डिजिटल टैक्स, है ना। OECD कैसा टैक्स लगाने वाली है, ग्लोबल टैक्स रूल को फ्लेवर करती है। ग्लोबल मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, सो दैट कि MNCs को काम करने में यूनिफॉर्मिटी आए, मजा आए, अलग अलग कंट्री में अलग अलग परेशानियां नहीं झेलनी पड़े, तो उसके लिए प्रेशर बढ़ने लगेगा। मे नॉट गारंटी लोअर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अगर 6% जो जा रहा था उनके पास अगर नहीं जाएगा तो उससे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होगा। हम लोगों का ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है वो कंपनी पैसा ही कम नहीं करे, 6% और प्रॉफिट कमाए। आ रही बात समझ में, ठीक है। अदर की अमेंडमेंट इन द फाइनेंस बिल, और की अमेंडमेंट क्या होने वाला है, तो फाइनेंस बिल में एक तो बात हो रही थी इक्वलाइजेशन लेवी की, उसको अलग रख देते हैं। और अमेंडमेंट क्या होगा, ऑफशोर फंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। ऑफशोर मतलब कंट्री से बाहर का, कंट्री से बाहर से लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट जो करते हैं, उसमें रिफॉर्म। गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू ईज ऑफशोर फंड इन्वेस्टमेंट। ऑफशोर के जो फंड है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। टैक्स असेसमेंट इजी हो जाए, है ना। फॉर एग्जांपल जब इनकम टैक्स, बहुत जैसे मूवीज देख रहे हैं उन्हें रेड वेड मूवीज, तो कई बार क्या होता है इनकम टैक्स बहुत सारे लोगों का जो प्रॉपर्टी है अनडिस्क्लोज रहता है, मनी जो है इनकम है वो क्या रहता है, अनडिस्क्लोज्ड, है ना। अगर उन लोगों ने मान लो कोई समोसे वाला ही है, ठीक है, उसने एक ठेले वाले से स्टार्ट किया, फिर उसने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाया, ऐसे 10 रेस्टोरेंट बनाए, ठीक है, जब तक उस पर नजर पड़ी IT की तब तक उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब उसके पैसे वो क्या थे, अनडिस्क्लोज, उसने तो कभी टैक्स दिया नहीं, इनकम टैक्स। तो ऐसे लोग, उन्होंने ईमानदारी से ही मेहनत किया बट टैक्स नहीं दिया, ठीक है। कुछ लोग बेईमानी से भी कर सकते हैं, 2 नंबर का धंधा करके पैसे बना रहे हैं, समझ में आ रही बात, कुछ भी स्मगलिंग कुछ भी करके। तो जब भी ये अनडिस्क्लोज मनी आती है तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता है वहां से टैक्स मिल जाए, है ना। तो टैक्स असेसमेंट अब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अमेंडमेंट्स रीडिफाइन टैक्स असेसमेंट फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाउंड ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। पहले टोटल इनकम टर्म था, अभी टर्म क्या रहेगा, टोटल अनडिस्क्लोज्ड। समझ में आई बात कि ये इनकम डिस्क्लोज, इस पे आप डिस्क्लोज है मतलब टैक्स आप पहले दे चुके हो, है ना। तो पहले जो बात था वो क्या था, टोटल इनकम का, अब किसका होगा, टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम का होगा, ठीक है। जो डिस्क्लोज है उस पर आपको टैक्स देना नहीं है, जो अनडिस्क्लोज है उस पर आपको टैक्स देना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसके ऊपर UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ भी चुकी है, 2021-22 में ही पूछा है ना, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या रहता है, अगर टैक्स का अनडिस्क्लोज पैसा रहे या अनडिस्क्लोज इनकम रहे, तो मेन मोटिव ये रहता है कि वहां से टैक्स का पैसा आ जाए, है ना। कई बार गवर्नमेंट ऐसे स्कीम निकालती है, विवाद से विश्वास स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज मनी है तो उसको डिस्क्लोज कर दो, उसका 45% 40% एज ए क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो वैसे भी हाई अमाउंट पे 30% तो इनकम टैक्स रहता ही है, प्लस सरचार्ज लग के वो 35-36% हो ही जाता है। अब आपके पास अनडिस्क्लोज पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट 40% मांग रही है, तो कौन सा ज़्यादा मांग रही है फिर, क्योंकि 35-36 तो आपको वैसे ही पहुंच जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट पे, करोड़ से ऊपर जब हम जाएंगे तो इतना अमाउंट पहुंच जाता है, ठीक है। न्यू पावर टू रिकनसाइल टैक्स रिटर्न, टैक्स फाइलिंग वाइलिंग क्या हो जाएगा, पहले से आसान हो जाएगा। तो यही है पूरा जो फाइनेंस बिल है उसमें यही सब सारी कोशिशें की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक। इक्वलाइजेशन लेवी को ध्यान में रखना है। टीवी कंट्रोल, देखो टीवी कंट्रोल के ऊपर ये बड़ा आर्टिकल है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट प्रीलिम्स के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इस साल जो WHO है, WHO ने ये कोशिश किया है कि 2030 तक
ट्यूबरक्लोसिस पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट हो जाए। कहां से एलिमिनेट हो जाए? पूरे वर्ल्ड से। WHO ने टारगेट दिया है टीबी के लिए 2030, ठीक है। काला ज्वर नाम सुना है आप लोगों ने, उसके लिए 2030, ठीक है। फाइलेरिसिस नाम सुना है, हाथी पांव पैर बड़ा हो जाता है, उसके लिए भी 2030। मलेरिया के लिए भी टारगेट क्या दिया हुआ है? 2030 एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए? एलिमिनेट। एलिमिनेशन का ये मतलब नहीं होता कि कोई भी केस नहीं आएगा। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि 10,000 पॉपुलेशन में 1 लाख 10 लाख पॉपुलेशन में एक केस आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन, है ना। कि केस जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। ठीक बात है। तो इंडिया के टारगेट 2025 ही है ना। कौन कौन सी डिजीज के लिए? टीबी, कालाजार, टीबी, कालाजार, फाइलेरिसिस। इसको अलग से करंट अफेयर्स में मैं कवर करता हूं। क्लासेस में हम लोग, आप लोग ऑब्वियसली बायोलॉजी वाली क्लासेस में पढ़ ही चुके हो या पढ़ोगे। और मलेरिया, जिसको 2025 तक खत्म करना। अब ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम वैसा ही है, ट्यूबरक्लोसिस जैसा है, माई बैक्टीरियम करके है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बड़ा ही खतरनाक बैक्टीरिया है, बड़ा ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। रेजिस्टेंट मतलब आप उसको मारने के लिए मेडिसिन खा रहे हो, वो बायोटिक है, जिंदा है, एंटीबायोटिक खा रहे हो, वो मर रहा है, उसकी संख्या कम हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने मेडिसिन बंद किया वो क्या होने लगेंगे? वापस बढ़ने लगेंगे, और इस बार वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। अब वो पुरानी मेडिसिन से नहीं मरेंगे। समझ में आई बात? अब उनके लिए क्या चाहिए? दूसरा एंटीबायोटिक चाहिए, है ना। तो अगर आपने फिर दवाई बंद कर दी, फिर वो दोनों मेडिसिन से नहीं मरेंगे, अब नेक्स्ट न्यू एंटीबायोटिक चाहिए, और ज्यादा हार्ड एंटीबायोटिक चाहिए। तो इस तरह से अगर टीबी बैक्टीरिया का इलाज सही से नहीं हो रहा है, अगर आप मेडिसिन छोड़ दे रहे हो, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बहुत सारे ड्रग से भी वो टीबी ठीक नहीं हो। और ट्यूबरक्लोसिस किसको इफेक्ट करता है? प्राइमरली लंग्स को इफेक्ट करता है, लीवर किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। लंग्स को बहुत ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस इफेक्ट करता है, और लंग्स को इफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपको खांसी आएगी, सिम्टम में खांसी में कफ आएगा, कफ में खून भी आ सकता है ना। टीबी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए। पहला स्टेप, गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से 20, 25, 30 सालों से अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, और अवेयरनेस कैंपेन में हमेशा ये बोला है कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो आपको टीबी हो सकता है। अब जाइए और नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र पे इसकी जांच कराइए। टीबी का अवेयरनेस के लिए राहुल द्रविड़ भी आते थे, जब राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेला करते थे एज ए प्लेयर, कि अगर आपको जिंदगी की पिच पे डट के खेलना है तो टीबी का इलाज कीजिए, डॉट्स अपनाइए। क्या अपनाइए? डॉट्स, है ना। डॉट्स मतलब ट्रीटमेंट का नाम था, डॉट्स, उसको अपनाइए। समझ में आ रही बात? तो ये टीबी के लिए बहुत सारा काम गवर्नमेंट ने किया। टीबी के लिए ये है कि अगर इसमें गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इस पे रिलाई ज़्यादा किया जाता है, प्राइवेट पे कम। क्योंकि प्राइवेट वाले अगर गलती से डोजेज कम लिखें, है ना, कुछ भी उसका मिसयूज हो जाए, तो टीबी बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। और टीबी का कई बार इलाज 6-6 महीने चल जाता है, 6-6 महीने, 1-1 साल लोगों को मेडिसिन खाना पड़ता है। 1-2 महीने मेडिसिन खाने के बाद लोगों को लगता है अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, कोई कफ भी नहीं है, कोई खून भी नहीं आ रहा है, कोई खांसी भी नहीं हो रही है, और लोग ये 1-2 दिन लापरवाही में दवाई छोड़ देते हैं और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को बढ़ावा देते हैं। और एक बार वो टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया तो उसके खांसने से जो वो चीजें जाएंगी वो फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ही फैलाएंगी। तो टीबी का खास ध्यान रखना है। इंडिया में टीबी बर्डन बहुत है। ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन इंडिया ड्रॉप फ्रॉम ओवर 237 पर लाख पीपल इन 2015 टू बिलो 200 पर लाख, तो कम हो रहा है ना। टीबी का एलिमिनेशन हमें करना है। एवरी ईयर 24 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड टीबी डे। इस साल टीबी डे का थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। समझ में आई बात? Treatment of TB in India is primarily available through 2 channels: public hospital which offer free treatment but lack a patient-friendly environment, private hospital which provide better facility but at a higher cost। ठीक है, तो ये चलते रहता है। WHO ने बोला है कि हमें टीबी को ठीक करना है।
टीबी का बर्डन आप देखोगे उड़ीसा में काफी ज्यादा है। कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में है, गुजरात में है, ठीक है, इन कंट्रीज में टीबी का बर्डन ज्यादा है। यूपी में भी ज्यादा दिखेगा आपको टीबी का बर्डन। और टीबी जनरली उन लोगों को होता है जिनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट वीक है, जो बहुत ज्यादा अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा होता है। द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, नाम वही है, तो इसमें नाम याद रखने का आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा अफेक्टेड लंग्स, ये रहा हेल्दी लंग्स, ठीक। आगे चलते हैं। रिसेंट डिक्लाइन इन टीबी, तो टीबी का डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि डायग्नोसिस बढ़ रहा है, लोग ज्यादा डायग्नोस हो रहे हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि टीबी है ना, और फिर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, फ्री ट्रीटमेंट का प्रोग्राम हो रहा है। निक्षण पोषण अभियान चलाया था, इसको हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय। तो क्षय की जगह निक्षय पोषण अभियान, पोषण मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट। गवर्नमेंट टीबी वाले मरीजों के लिए 500 रुपए पर महीना उनको खाने पीने के लिए प्रोवाइड करती थी। ऐसा बहुत सारा केस है। टारगेटेड अप्रोच चलाया जा रहा है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, है ना। तो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन नंबर हमें ध्यान में नहीं देने हैं, डिक्लाइन नंबर का भी इंपॉर्टेंट है मेंस वगैरह के लिए, अगर डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है तो। व्हाट फैक्टर लेड टू द डिक्लाइन? एक्टिव केस फाइंडिंग एंड सर्विलेंस, केस फाइंडिंग सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए टीबी जो है क्या कर रहा है? डिक्लाइन। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट, they also provide contact tracing services. Private healthcare facilities, they often lack standardized protocol for TB treatment. Moreover, private hospital may not have adequate resource. तो ये सब चीजें हैं, पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां किस चीज की है? स्टैंडर्डाइजेशन की है। किसकी है? टीबी का प्रोसेस एकदम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में कमी है, कुछ पब्लिक हॉस्पिटल जो छोटे वाले हैं वहां भी कमियां नजर आती हैं। तो फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये काम करना है ना। इंफीरियर क्वालिटी का ट्रीटमेंट का हमेशा कंप्लेन रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उस चीज को गवर्नमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है। प्राइवेट हेल्थ केयर क्या देता है? कंफर्टेबल सर्विस देता है, लेकिन पैसा बहुत लेता है, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल टीबी के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। दोनों होगा तो प्राइवेट आपको क्या देगा? सर्विसेज देगा, सुविधाएं, है ना। गवर्नमेंट भी साथ में है तो कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप महीने के 10,000 में खर्चा ले पा रहे हो, गवर्नमेंट में 0 में, तो पीपीपी में हो सकता है 2-2,500 में खर्चा है, तो लोअर मिडिल क्लास के लिए भी क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल नहीं होगा। स्टेप्स नीडेड टू एड्रेस द लिमिटेशन। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट कंसर्न, ये तो बार बार मैं बता ही रहा हूँ, है ना। दिस पॉलिसी क्रिएट बैरियर फॉर पेशेंट्स हु प्रीफर प्राइवेट केयर, है ना। कौन सा पॉलिसी? जो अभी बट नीड एक्सेस टू दीज मेडिसिन, बहुत सारे। और टीबी का मेडिसिन ऐसे अलाउ नहीं किया जाता है कि आप जाओ और टीबी का मेडिसिन खरीद लो, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और सारी चीजें उसके लिए क्या होंगी? रिक्वायर्ड होंगी। अदरवाइज वापस से किसको बढ़ावा देगा? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को। टू एड्रेस द इशू, अ हाइब्रिड अप्रोच दैट अलाउज कंट्रोल्ड एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन इन प्राइवेट हॉस्पिटल अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन कुड बी बेनिफिशियल। किसके सुपरविजन में? गवर्नमेंट सुपरविजन। तो ये सब काम है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन सेम चीज है, और टीवी को हम लोग खत्म ऐसे कर सकते हैं। तो मेनली मेंस वाली चीजें हैं, वे फॉरवर्ड वाली चीजें हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करिए, रेगुलेटरी मेजर्स लगाया जाए, अ फाइट अगेंस्ट टीबी इन इंडिया रिक्वायर्स अ होलिस्टिक स्ट्रेटजी। तो ऐसे करके हम टीबी को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट ये बोलती है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, है ना, डराती है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, पानी बन रहे हैं, है ना। पिछले कुछ सालों में एक जर्मनी कंट्री जितना बड़ा ग्लेशियर पिघल गया है, मतलब उतना बड़ा ग्लेशियर एक जगह से नहीं पिघला है, अगर ओवरऑल ग्लेशियर्स पिघले हैं तो इतना बड़ा ग्लेशियर पिघल चुका है। 25 मीटर अगर वो डेप्थ होता उसका, उतना बड़ा ग्लेशियर पिघल चुका है। तो ग्लेशियर अगर मेल्ट होते रहेंगे तो आगे इन फ्यूचर फ्रेश वाटर जो अवेलेबिलिटी है उसमें दिक्कत आएगा, पहली चीज है। दूसरा जो है, ग्लेशियर जितना मेल्ट होगा उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, उतना सी सरफेस बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये सारा कंसर्न विषय बढ़ते जा रहा है। न्यू यूनेस्को रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर
highlights the alarming impact of rising temperature on the world mountain ranges. यूनेस्को रिपोर्ट ये बोलती है, it reveals that higher elevations are warming faster than lower one. हायर एलिवेशन ज़्यादा तेज गर्म हो रहा है, मतलब वहाँ पे अगर टेम्परेचर -10 था तो वो 0 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है. यहाँ पे अगर 35 थे तो 36 हो रहा है, 37 हो रहा है. वहाँ -10 का -4, -2, 0 जल्दी हो रहा है वहाँ पे. वहाँ पे जो परमा फ्रॉस्ट था, फ्रॉस्ट मतलब आइस, परमा मतलब परमानेंटली जो फ्रॉस्ट था वो क्या हो रहा है, जल्दी मेल्ट हो रहा है. स्नोफॉल पैटर्न हैव आल्सो बिकम मोर इरेटिक. स्नोफॉल भी ज्यादा नहीं हो रहा है कि और ज्यादा ग्लेशियर बना हुआ रहे. रिलीज ऑन मार्च 21, ये रिपोर्ट 21 मार्च को आया. फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर उस दिन मार्क किया गया है ना. वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर कब होगा, 21 मार्च. द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर क्लाइमेट एक्शन टू एड्रेस दिस क्रिटिकल इशू. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कौन सा डेट, मार्च 21. फैक्ट्स एंड फिगर्स. फैक्ट्स एंड फिगर तो ये आपको मेंस के लिए काम में आएंगे. क्या क्या है, 2.2 बिलियन पीपल हैड नो एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर इन 2022. 3.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक्ड एक्सेस टू सेफली मैनेज सैनिटेशन इन 2022. 55 to 60% लोगों के पास ऑफ ग्लोबल एनुअल फ्रेश वाटर फ्लोज सप्लाई कम्स फ्रॉम माउंटेन. वो पिघल जाएगा तो कहां से आएगा. 2 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन माउंटेन्स वाटर टू लिव, है ना. तो ये सब क्या है, डेटा है. ये डेटा डायरेक्टली आपको कहां काम आएगा, मेंस के टाइम पे काम में आएगा. की हाइलाइट्स क्या रहा, ग्लेशियर मेल्टिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट. 1975 से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड ग्लेशियर हैव लॉस्ट ओवर 9000 बिलियन टन ऑफ मास, इक्विवेलेंट टू एन आइस ब्लॉक ऑफ द साइज ऑफ जर्मनी, जिसका थिकनेस कितना हो, 25 मीटर हो. 2024 alone glacier lost 450 gigatons of mass, with Scandinavia, Svalbard, North Asia experiencing the largest annual losses. Cause क्या है, rising temperature, डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन क्या करता है, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, पिघलाता है. दिस एक्सेलरेशन मेल्टिंग पर्टिकुलरली इन एरियाज एंड पीरियड्स ऑफ हाई सनलाइट एक्सपोजर. यहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर क्या रहता है, ज्यादा. देखो ये मेल्टिंग बढ़ रही है, दिख रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग क्या हो गया है और ज्यादा, इधर में मेल्टिंग्स क्या है, कम है. ठीक है, मेल्टिंग्स होने से ये रिस्क जो है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है. तो अभी क्या करना होगा, अर्जेंट नीड ऑफ क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट के लिए एक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करना पड़ेगा, ब्लैक कार्बन को रोकने का काम करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का काम करना पड़ेगा, है ना. इन एरियाज में फॉरेस्ट फायर भी बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और ये डस्ट जो होता है ब्लैक कार्बन ज्यादा हो जाता है. परमाफ्रॉस्ट थॉ एक्सेलरेट हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, वो तेजी से पिघल रहा है. This is concerning as mountain permafrost store 4.5% of global soil organic carbon. तो कार्बन और ज्यादा रिलीज होगा, कार्बन और ज्यादा रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के तो और ग्लोबल वार्मिंग होगा. समझ में आई बात. तो ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रहा है. परमाफ्रॉस्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग रॉक स्लोप, मोरेन्स एंड डेब्रीज. तो पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम ही बिगड़ने का चांस है. स्नो कवर कम हो रहा है, स्नोफॉल पैटर्न जो है वो क्या है, इरेटिक हो गया है. इस स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो 2 बिलियन पीपल डायरेक्टली मेल्टिंग ग्लेशियर के फ्रेश वाटर पर डिपेंड करते हैं, उनका एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हार्ड पावर सब क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा. समझ में आई बात. ग्लेशियर मेल्टिंग एंड राइजिंग सी लेवल. मेल्टेड ग्लेशियर आइस अकाउंट्स फॉर 25-30% ऑफ द राइज इन ग्लोबल सी लेवल. Every millimeter of sea level rise puts up to 3 lakh people at risk of annual flooding, increasing the urgency of climate action. तो ये पूरा आर्टिकल चीख के यही बोल रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बचाओ. समझ में आई बात. दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट 3 फॉर द मार्च 2025. थैंक यू. जय हिंद.